वैसे उसको हम साइड में लगा दिया। विशिष्ट अतिथि हमारे टीकाराम जी साहब पधारिए, आप लोग भी आ जाएं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। श्रद्धांजलि आप भी आ जाएं भाई साहब। जानी मानी शख्सियत स्वर्गीय भारती जी की आज पुण्यतिथि के इस आयोजन में आचार्य जी सुरेश आचार्य जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से आप सब जानते हैं जो स्वस्थ में आए हैं, तो मुख्य अतिथि के रूप में सुश्री सदस्य मैडम को बनाया गया है और हमारे सुनील साहब भाई साहब भी विशिष्ट अतिथि हैं, राम त्रिपाठी साहब विशिष्ट अतिथि हैं और सभी आप लोग विशिष्ट अतिथि हैं हमारे भाई। तो स्वागत भाषण के रूप में आप लोगों को दो शब्द में रखूंगा। प्रतिवर्ष गांधी जी की स्मृति में कुछ ना कुछ छोटा मोटा करते रहे हैं। हम सभी सर्किट के लोग हैं, सभी वाकिफ हैं इन बातों से। तो उसी संदर्भ में आज हमारे भी आदरणीय मैडम भाई साहब सुनील साहब त्रिपाठी जी आर के तिवारी जी हमारे दूसरे त्रिपाठी जी आपके फौज से दीक्षित जी आप और हमारे जाने माने उमाकांत जी भाई साहब आशीष गोयल जी आज काशीराम जी और इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा और उनका आभार करना चाहूँगा कि बड़े भाई थे गुलाराम भारती जी की को प्रतिवर्ष के सावधान के माध्यम से बनाए हुए बड़ी प्रसन्नता की बात है। हमारे बीच से बड़े बड़े लोग चले जाते हैं लेकिन उनको नहीं किया जाता। इसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इस परंपरा को कायम करना है। मैं यहाँ उपयोग करना चाहूँगा। गत वर्ष जो कार्यक्रम हुआ था, देखिए गुलाराम जी के बारे में यहाँ जो उपलब्ध बन रहे थे जो उपलब्ध रहे हैं सबके मतलब उनके प्रति बोलने या उनके बारे में लिखने की इच्छा रहती है, इच्छा होगी। सुनील भाई के आप गत वर्ष मैंने इसी आयोजन में कहा था कि उनकी स्मृति में
ग्रंथ का प्रकाशित किया जाना चाहिए। तो सुनील जी ने इस बात में अपने वक्तव्य में समर्थन दिया था और कहा था कि जो भी सहयोगी अपेक्षा होगी मैं अपनी ओर से करूँगा। इस बात को मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ। अभी सभी लोग आएंगे है उनके बारे में बातें करेंगे, उनसे जुड़े हुए सभी लोग व्यक्त करेंगे, लेकिन यदि वो एक बात हमारे पास उपलब्ध हो जाएगी शायद मोदी पर हमारे पास रहे आगे। तो आज फिर किसी बात को मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ और यह अनुरोध करूँगा काशीराम जी से, भाई पवन शर्मा जी से और सुनील भाई से कि इसको जरा ध्यान दें गंभीरता से और एक रूपरेखा ऐसी तय करते हैं। आदरणीय प्रिया त्रिपाठी जी हैं, उनके बहुत संबंध उनसे रहे हैं, तो इस जिम्मेदारी को उनको सौंपा जा सकता है, कृपया इसको जरूर ध्यान दें। रही बात संजय भूराराम जी की, थोड़े से संस्मरण मेरे पास है। वस्तुतः मेरा ताल्लुक समय का है सन 1969 से। हम बच्चे में थे तब आपको बच्चा हुआ भारती जी से एक से गोपाल बच्चे में आकाश यादव जी शहर में पत्रकार हैं, पूरी भगवान के बातें हैं, तो उनको पत्रकार बनाने में कोई भूमिका थी भारती जी की। आप उस समय निकालते थे बहुत साहित्य, उनने जब यादव जी ने मुझे कहा कि भी अखबार बनाना है, पत्रकार बनना है, उन्होंने उसका नामकरण किया सागर दर्शन, और उस नाम से धन्यू यादव जी के प्रधान संपादक। और चूंकि मैं बड़ा उत्सुक रहा करता था तो मुझे उसका संपादक करना है। कहने का मतलब है कि मैं पत्रकारिता से जुड़ा रहा हूँ। पत्रकारिता के प्रति एक अभिरुचि जो जागृत हुई उसको मजबूत बनाने में बड़ा योगदान था। हम लोग एक्टिविटीज में रहते गतिविधियाँ करते थे, साहित्य से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन गाना बजाना इस तरह की गतिविधियाँ तो यहाँ भी उनकी रूप में देखिए। उनका तो मैं संस्था बनाऊंगा, नवोदय के नाम से संस्था बनाई, उसका नाम रखा गया नवोदय छात्र समिति। 69 के बाद बना हूँ और वो सक्रिय नहीं हो तो सांस्कृतिक संस्था के रूप में। मैं तो एक समझता हूँ आज जो आपका मैं उसका ही एक बेटी रूप है, जो उस समय हमें एक मार्गदर्शन या दिशा दी थी। इसी तरह जब मैंने पढ़ाई में काम कर रहे थे तो वहाँ पर पेपर्स आते हैं, देश भर के पेपर्स आना, विज्ञप्तियाँ वगैरह आना, पंपलेट आना। लखनऊ से पंपलेट उनके पास आया कि वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय युवा मिला हुआ विभिन्न संस्थाओं का। उन्होंने मुझे बुलाया, वो भाग दिया कि बड़ो अप्लाई करो। मैं एक बातें बोल रहा हूँ कि उनके व्यक्तित्व में कितनी विशेषताएं थी, कहाँ कहाँ उन्होंने जगह रहती थी, शहर में कौन क्या कर रहा है, कौन एक्टिव है और कौन किस भावना से काम कर रहा है। तो युवाओं को आगे जाने के लिए उनको एक बात दिखाने के लिए सागर में सांस्कृतिक अभियान छेड़ने ये उसकी बहुत बड़ी वो रही। तो वो फार्म भरवाया, हम लोग की टीम लखनऊ गई और वहाँ पर दूसरा पुरस्कार हो डांस के क्षेत्र में जीत कर आए। तो ये सब मुझे जरूरत थी। मैं नौकरी में चला गया, 2011 में रिटायर होकर आया तो सबसे पहले मैं दैनिक जागरण गया। जब मुझे मालूम पड़ा तो मैंने पता लगाया भारती जी कहाँ है, दैनिक जागरण वहाँ गया, उनसे मुलाकात की और एक दिन को बाबा ने यहाँ पर किया है। पुरानी समस्या जगी हुई, पुरानी बातें हुई, उन्होंने नौकरी जारी का पूछा और क्योंकि काफ़ी आयु भी होती थी और थोड़ा वक्त भी रहने इतनी सक्रियता नहीं थी।
यहाँ मैं इस बात को करना चाहूँगा तो उस जमाने में 59-70 या उस दशक में कागज के दो अखबार से आपको जानते हैं कि दैनिक जनता और दैनिक राष्ट्र और साप्ताहिक समाचार की संख्या ऐसी थी कि जिनको बिना नहीं जा सकता। बहुत आपका मधुचाप था, जय महात्मा था, ये इस तरह के बहुत से अखबार थे। आगामी जो इसी श्रृंखला में अखबार निकालने का एक लोगों में जुनून जैसा आ गया। भले ही वो महीने में एक आदमी निकले या 6 महीने में निकले, बाद में ये परंपरा धीरे धीरे हुई कि 26 जनवरी 15 अगस्त दीपावली साल में 2-3 निकलते रह गए क्या पूर्ण विज्ञापन। तो पत्रकारिता का स्तर अब यहाँ पर बोलना है, बहुत देर से सोच रहा था इस बात को बोलूँगा कि हम ये जो आयोजन करते हैं इसको भविष्य में विषय के रूप में व्याख्यान माला के रूप में संकल्पन किया जाए, जिसको विषय पर हमारे सम्मानित वक्ता बोले। तो पत्रकारिता और उसका इस तरह का कोई विषय बना है तो जिस पर चर्चा हो, तो इस तरह के आयोजन का एक कुछ आनंदी दूसरा होगा, वो निकल के आएगा। मैं आज इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया तो नहीं बुलाते हो गया, क्योंकि जब इसका निधन हुआ था 2015 में शामिल द्वारा उसका श्रद्धांजलि समारोह किया था। और जब से हर साल यह कार्यक्रम काशीराम जी कर रहे हैं, प्रति वर्ष उपस्थित पूरा उनके प्रति लगाव और उनका व्यक्तित्व। अब इस संबंध में तो हमारे यहाँ उनका होता ही है। मैं तो उनको भी बातें जो बोलना चाह रहा था वो आपके सामने करती है और मुझे अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसे भाई साहब ने अभी मेरा नाम लिया, मैं तो एक माध्यम हूँ, मैं एक शुरू के दल से निकल रहा था, जिसने हमको आवाज दी तो इन्होंने कहा कि 14 तारीख को पुण्यतिथि के संबंध में कुछ आयोजन करना है। श्री ने बोला आजकल के जीवन में बहुत भागदौड़ है, आप सभी समझते हैं, परिस्थितियां ऐसी हो गई है और एक अखबार का संपादन का कार्य भी मैं करता हूँ तो और उम्र भी ऐसी है, तो फिर वो पुरानी चीजें जागृत हो गई, रात में दिन में घर में दिमाग में सोचते रहा, तो फिर उनकी कृपा ऐसी रही और आप लोगों का सभी का सहयोग तो जो मेलोडी निश्चित हो। तो अब मैं हमारे बीच में वरिष्ठ पधारिए हमारे नगर पालिका के सांसद आए हैं, स्वागत है हम लोगों को पहले। हमारे बीच में एक वरिष्ठ सज्जन है आदरणीय त्रिपाठी जी, टीकाराम त्रिपाठी जी, उनको हम आग्रह करेंगे कि यहाँ आए और अपने विचार करें। क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा माफ कीजिए त्रिपाठी जी, भाई साहब व्यस्त हैं। हाँ, विशिष्ट अतिथि आप भी हैं, तो इसलिए आपका स्थान आपके नाम और बाद में आपको भाई साहब सुनिए जैसे आपके सामने, क्योंकि मुझे जाना है। हमारे घर पे गए वकील साहब बैठे हुए हैं और कल पेशी लगी थी तो उसका डिस्कशन चल रहा है, तो मैं छोड़ के आया हूँ कि आप बैठिए, मैं 10 मिनट में आता हूँ। जाना भी बहुत जरूरी था। आदरणीय सुश्री हमारी श्रीमती
आदरणीय हमारे पवन शर्मा जी, आदरणीय हमारे त्रिपाठी जी और सभी काशीराम जी, सुनील भाई, भारती जी, सभी हमारे सम्मानित पत्रकारगण, साहित्यगण, साहित्यकार और पार्षदगण। भारती जी का नाम ऐसा है कि जब भी कभी पत्रकार जगत में कोई बात होगी तो भोलाराम भारती जी को हमेशा याद किया जाएगा। सागर के सबसे वरिष्ठ और जिनका संपूर्ण जीवन एक छोटी सी योजना के ऊपर निकल गया और सबसे बड़े पत्रकार के रूप में, और न जाने कितने उन्होंने नेता बना दिए होंगे। अखबारों में अब थोड़ा सा समय बदल गया है, अब परवाह कम होती है, अधिकारी और कर्मचारी भी परवाह नहीं करते, वरना अगर 2-4 लाइन खिलाफ में निकल जाती थी तो जो ऊपर तक जाता था पेपर, उस पर कार्रवाइयाँ होती थी, और जब कार्रवाई के डर से लोगों में भय भी होता था और लेके जाने का कुछ महत्व भी होता था। अब आजकल तो अखबार छपेगा जब तक सोशल मीडिया में पहले ही इतना चल जाता है कि उसका असर जो है बहुत कम हो जाता है दूसरे दिन तक। क्या ठीक है, बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी है, उसका अलग है, लेकिन वो जो दौर था अखबारों का, और वो भी मध्य प्रदेश में इतने कम अखबार और सबसे बड़े अखबारों से भारती जी जुड़े रहे, छोटे छोटे अखबारों से आगे बढ़े और जुड़े रहे। और जब भारती जी कभी सागर के बारे में लिखते थे और किसी पॉलिटिशियन को हाईलाइट कर दें तो हम कह रहे हैं कि बस उसके दिन भर वही चर्चा होती थी, कई दिनों तक चर्चा होती थी। और भारती जी के द्वारा लिखी गई, मतलब उनके अंदर एक साहित्यकार भी थे, तो उनकी जो शैली होती थी वो बहुत ही शानदार होती थी, इसमें कोई दो नहीं। आचरण में भी भारती जी को मौका मिला जब वो अपने लगभग थक चुके थे सारा कार्य करके, तो हम ही ने कहा था कि नहीं भारती जी क्या है, आप चलते फिरते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे तो ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, अपने घर बैठ जाएंगे, लोग कहते ना रिटायर हो गए तो घर बैठेंगे आराम से, तो हमने कहा वो जीवन ठीक नहीं है, आप थोड़ा सा समय लें, जितना देना हो 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन आप एक्टिव बने रहें। तो वो जीवन के अंतिम समय में भी भारती जी ने खूब लिखा और उन्होंने हमेशा पत्रकार जगत में अपने आप को अमर कर लिया। और हमें खुशी है कि हमारे उनके बेटे सुनील भारती और हम सब जो यहाँ बैठे हैं हमेशा भारती जी को इसी तरह याद करते रहे। भले ही संक्षिप्त है, छोटा कार्यक्रम है, लेकिन हम लोग भारती जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने और उन्हें जीवंत बनाए रखने के लिए हमेशा एकत्रित होते रहेंगे। क्योंकि मुझे अति आवश्यक कार्य है, इसलिए मैं सुनना चाहता हूँ जाने की इजाज़त। भारती जी के प्रति हमारी श्रद्धांजलि। धन्यवाद। और आपने कुछ बोला था, अगर जो आप कह रहे थे ना, शायद आपने अभी बोला मकान मिस्त्री ने, तो वो बात सही है। पिछली बार भी हम लोग एकत्रित हुए थे, कुछ इस तरह की बात हुई, कहते भारती जी के अगर जो आप उनको संकलित करके और कुछ अगर हम लोग पब्लिसिटी उनको प्रकाशित करना चाहते हैं किताब के रूप में बुक जो भी, तो उसके लिए हम पहले भी तैयार थे और आचरण आज भी तैयार है। आप जो भी निर्णय लेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप हमारे सुनील भाई साहब को फोन किया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। भारती जी अंतिम समय तक आचरण में रहे और ये सही बात है। आचरण से ये सभी को कहा करते थे हम लोगों में कि यदि जिंदा रहना है तो आपको लिखना पड़ेगा। उनका एक वाक्य था, आप जाने जाओगे पत्रकार हैं मगर लिखना पड़ेगा आपको, लिखोगे तो जाने जाओगे, और वो सही है। तो अब हमारे बीच में अब हम एक अच्छे वक्ता को आपके पहले हम आर.के. तिवारी साहब को आमंत्रित करना चाहते हैं। वरिष्ठ हैं, पधारिए। वरिष्ठता का थोड़ा सा और वो अनायास सब चेंजिंग होती जाएगा तो वो थोड़ा सा आर.के. तिवारी साहब पधारे, आइए।
जी के लिए मेरे कृतज्ञ। मैं कोई भक्ता नहीं हूँ, परंतु काशीराम जी ने यदि मेरे द्वारा कुछ बोलने के लिए कहा है तो मैं इतना ही कहूँगा कि पत्रकार समाज की, देश की सेवा करता है और उसकी सेवा का फल उसकी कलम से जनमानस तक जाता है और उसका जो रिजल्ट निकलता है वो हम भारती जी के रूप में देख रहे हैं। मैं साहित्यकार हूँ पर नया हूँ। मैं भी पत्रकार जो सेवा भाव से सेवा कर रहे हैं, मगर उनमें एक दबंगता रहती है, उनका समाज में और हर क्षेत्र में एक डर व्याप्त रहता है, उनकी कलम का डर व्याप्त रहता है। परंतु हम साहित्यकार भावनाओं में, मनुष्यों में, पुरुषों में, स्त्रियों में या समाज में जो चल रहा है वो अपनी कलम से उनका दर्द बयां करते हैं, परंतु उसमें दबंगता नहीं रहती। मैं पत्रकारों के लिए, उसकी दबंगताओं के लिए एक और बात कहूँगा कि उनके कलम के लिखने से जो लिखी जाती है कलम, उसके बैरी भी कुछ हो जाते हैं और ऐसे पत्रकारों को मैं सैल्यूट करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी साहब। बात करीब 1985-86 की है। मैं रजवास गांव है माधपुर ब्लॉक का, वहां का निवासी हूँ। एक हमारे सज्जन ने पत्रकारिता क्षेत्र में मित्र थे, सुबह शाम उनके पास बैठते थे, बात पहचान होती थी। उन्हें सुझाव दिया कि आप 5-10 काफी अखबार मंगाने लगो तो आप पत्रकार बन जाओगे, और जो ये बातें आप कहते हो, जानते हो, ये आपके माध्यम से आप अपनी बात कर सकोगे। तो भारती जी के संपर्क से ये नवदुनिया इंदौर अखबार आता था, वो 10 काफी मैंने मंगाना शुरू की और उनके सानिध्य में रहा और लंबे समय तक सानिध्य में रहा। जब ये राजघाट प्रोजेक्ट नायडू साहब ने स्टार्ट किया था, वो कलेक्टर थे, उन्होंने एक पानी रोको अभियान चलाया था। उस पानी रोको अभियान में अधिकांश समय उन्होंने महात्मा ब्लॉक को दिया था। जनपद अध्यक्ष थे, हमारे मित्र थे, नजदीकी थे, केसरी शहरी उनकी विशेष टीम थे। तो ये हर 10 दिन 15 दिन में उन्होंने बहुत सारे बोरी बंधन वगैरह वगैरह बहुत सारा काम किया था माधौर ब्लॉक में। हमारे माधौर में साथी बैठे हुए हैं। तो उस दौरान भारती जी की टीम को एक गाड़ी मिलती थी खो दी जाती, 5-7 लोग उस गाड़ी में हम लोग दिन भर नायडू जी के साथ सफर करते थे। उनका हल्टिंग का कार्यक्रम भी होता था पानी रोको अभियान का, क्योंकि जब ये बांध का वो बनाया गया, मंजूर हो गया प्रोजेक्ट, तो जो डूबने जमीनें आई थी तो माधौर ब्लॉक के बहुत सारी जमीनें उन डूब क्षेत्र वालों के लिए आवंटित की गई थी। तो उस दौरान हमें वाला बहुत लंबा 8-10 घंटे का उनका सानिध्य मिला हमें और अन्य पत्रकारों का भी। तो मैं उनसे बहुत अंदर तक प्रभावित हूँ और ये सब उसी के परिणाम हैं कि तमाम यहाँ है। तो अब हमारे सबसे पहले मैं तो सज्जन अभी बाद में बता रहे हैं, आप लोगों को भी श्रद्धांजलि के लिए पुष्प अर्पण करने के लिए जो रह गए हो कृपया आ जाएं। इसलिए भाई देखते सभी लोग 1-2 लोग और आगे आए हैं, आ जाएं, आप भी पुष्प अर्पित कर दें भारती जी को।
तो अब इसी कड़ी में MD त्रिपाठी साहब तो मैं वरिष्ठ हैं हमारे बीच में पधारे और आदरणीय स्वर्गीय भारती जी के संबंध में अपने विचार हैं त्रिपाठी साहब। जय हिंद प्रेस क्लब के तत्वाधान में आयोजित श्रद्धेय भारती जी का 9वां पुण्य स्मरण आज इस परिसर में हो रहा है। इस कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष जय हिंद प्रेस क्लब के अध्यक्ष भाई श्री पवन शर्मा जी और अतिथि के रूप में विराजमान डॉक्टर शरद सिंह जी, हमारे अग्रज राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक आदरणीय श्री CR त्रिपाठी रुद्र जी और मंच के सामने बैठे हुए हमारे आदरणीय हमारी दीदी बैठी है संजय मदन सिंह जी तोमर की सुपुत्री, जिनके साथ तोमर जी के साथ हमने काम किया है, और हमारे पार्षद जी बैठे हुए हैं, सभी पत्रकार साथी बैठे हुए हैं, साहित्यकार साथी हमारे आदरणीय मानस जी बैठे हुए हैं, डॉक्टर आशीष द्विवेदी जी, मलैया जी, डॉक्टर हमारे पांडे जी, आदरणीय संचालक नेकवार जी, श्री मुकेश तिवारी जी और श्यामलम के हमारे मित्र जी और आप सभी आदरणीय सुनील भारती जी, आप सबका वास्तव में पिछले वर्ष भी अपन ने जब अष्टम पुण्यतिथि मनाई गई थी तो अपन ने उनका स्मरण किया। मैं आपको बताऊं कि भारती जी का मकान और हमारा मकान मैं समझता हूं कि एक दीवार का अंतर था। इतवारी वार्ड में हमारे पिताजी पंडित थे और भारती जी जो थे वहाँ ऊपर पहाड़ पर इतवारी वार्ड में वहाँ ज़्यादातर इस्लाम धर्म के अनुयायी मुसलमान लोग रहते थे और एक मुसलमान के मकान में बड़ा मकान था, इशाक खान थे, शायद बड़े भैया इशाक खान थे, इशाक खान के मकान में थे वो। इशाक खान का एक बड़ा मकान था उनके मकान में, और इस तरफ हमारे पिताजी ने एक मकान ले लिया था तो हम लोग रहते थे। मैं पढ़ता था, धीरे धीरे ये पता चला, क्योंकि वो हमारे पिताजी के पास पंडित होने के कारण आते जाते थे, तो धीरे धीरे ये पता चला कि पत्रकार हैं। तो मेरी जब सुध आई 10वीं में जब मैं आया तो मैंने पता लगाया कि पत्रकारिता होती क्या है, पत्रकार क्या होता है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो धीरे धीरे पता चला कि ये नई दुनिया इंदौर के पत्रकार हैं भोलाराम भारती जी। वो हमारे घर आते हैं, हमारे पिताजी जाते हैं, आना जाना शुरू हुआ। धीरे धीरे जब हायर सेकेंडरी में 75-77 में, उसके बाद 80 में जब PhD किया और हमने बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह जी थे, तो हम लोगों ने शिक्षकों का एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया। तो उस समय हमें सागर के जिन पत्रकारिता के पुरोधाओं ने मदद की, उनमें अग्रगण्य जो थे वो आदरणीय भोलाराम भारती जी थे, आदरणीय श्री भुवन भूषण देवलिया जी थे, आदरणीय श्री मदन सिंह जी तोमर थे, आदरणीय श्री रमेश भाई जी थे। ये सारे लोगों ने 1980 में 10 दिसंबर 1980 को जब हमने प्रदेश व्यापी धरना मुख्यमंत्री निवास में दिया था, तो ये सारे लोगों ने सबसे ज्यादा मदद हम लोगों की और वहां जाके आदरणीय भारती जी ने देवलिया जी का जो सानिध्य मिला, तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे श्री बंशीलाल धतलहरे जी और अर्जुन सिंह जी। तो ये हमारे साथ 4 पत्रकार साथी, आदरणीय रमेश भाई जी, आदरणीय मदन सिंह जी तोमर, आदरणीय भुवन भूषण देवलिया जी और आदरणीय भारती जी, इनका जो सानिध्य मिला और इनके माध्यम से ही पत्रकारिता की धीरे धीरे कलम पकड़ना की शुरुआत हुई। वो 80 से 85 तक चली, 5 साल तक वो दौर चला। मुझे भी लगा कि लिखना चाहिए। उसी दौरान देशबंधु के सागर में कार्यालय खुला और श्री गोविंद लाल जी बोरा, सागर में बतासा वाली गली में गोविंद लाल जी बोरा ने देशबंधु का सागर का संस्करण शुरू किया, शायद हमारे शर्मा जी युवा। तो मैं वहाँ बतासा वाली गली पर ऊपर उनका कार्यालय खुला, तो देशबंधु में उनके पास बैठ के आदरणीय गोविंद लाल जी बोरा के पास बैठ के देशबंधु भोपाल में, और तब तक जाके
सुरजन जी के संपर्क में आया। तो इस तरीके से उस दौरान पत्रकारों को या आम व्यक्ति को जिनकी कलम में ताकत है उसको बनाने वाले ये लोग, जिनमें भोलाराम जी भारती भी शामिल थे। ये वो व्यक्तित्व थे, वो कलम के जादूगर थे। इनकी कलम से यदि एक समाचार भी नई दुनिया इंदौर में छप गया, या हमारे भुवन भूषण जी देवलिया आकाशवाणी के संवाददाता थे, ऑल इंडिया रेडियो में वो चीज आ गई सुबह सुबह, या हमारे मनन सिंह जी तोमर थे, सागर टाइम्स पेपर था, पदचाप के रमेश भाई जी थे, उसमें ये आ गया। तो लोगों में ये रहता था कि ये समाचार इतना बड़ा बड़ा मतलब कहते हैं, उसको कहते हैं हाईलाइट है। तो इनके भीतर वो ताकत थी। हम लोग जब हमारे तिब्बती भाई आते थे, चप्पा बहन जी थी सागर में, शिव कुमार श्रीवास्तव जी थे, तिब्बती लोगों का जब हम लोगों का चीन के खिलाफ धरना होता था तिब्बती पर, तो सबसे पहले संबोधित करने के लिए और इसी के आधार पर उनकी जो पुस्तक है खून टपकेगा तो जम जाएगा, ये उनकी जो पुस्तक है आप उसको पढ़िएगा। कि वास्तव में चीन की दमनकारी नीति के विरुद्ध सागर में जब संघर्ष शुरू हुआ और तिब्बत की आजादी के बारे में संघर्ष शुरू हुआ और तिब्बती पर जब आंदोलन शुरू हुआ, तो उसमें वक्ता के रूप में आदरणीय भोलाराम भारती जी, आदरणीय मदन सिंह तोमर जी, आदरणीय हमारे रमेश भाई जी और आदरणीय हमारे उस समय जो पेपर निकलता था वो हमारे साप्ताहिक पेपर पदचाप भी निकलता था। इसके अलावा हमारे तिवारी जी थे, पंडित गौरी शंकर तिवारी जी, जय महाकाल पेपर जो है तागा में बैठ के वो बेचते थे। तो आज की ताजा खबर जय महाकाल, पंडित गौरी शंकर जी तिवारी सागर के वरिष्ठ पत्रकार थे। ऐसे सारे बुजुर्ग स्वनाम धन्य चर्चित पत्रकारों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। और वास्तव में ये बात है कि जो संस्मरण है वो संस्मरणों को यदि हम एक कहीं न कहीं पुस्तकाकार देने या उनको सूचीबद्ध करें तो निस्संदेह उनके समय में जिन लोगों ने काम किया उनके संस्मरण वो आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं भावना के साथ मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ और भाई सुनील भारती जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ, श्री काशीराम जी रेटवाल को, कि वो ऐसा उनका पुण्य स्मरण करने का उपक्रम बनाए रखें ताकि सारे लोग जो पत्रकारिता जगत से जुड़े हैं वो अपनी पत्रकार जगत की पुरोधा को स्मरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अब आप लोगों के बीच में एक विशेष वक्ता को, जो साहित्य जगत के या कहा जाए यहाँ पत्रकारों की पाठशाला चला रहे हैं, आशीष भाई, उनको हम आमंत्रित करते हैं कि आज के आयोजन में श्रद्धांजलि सभा के रूप में अपने विचार रखें। आशीष जी। धन्यवाद हमारा काशीराम जी। मैं हमारे सागर की पत्रकारिता के पुरोधा और एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर पत्रकारिता को स्थापित करने वाले बुंदेलखंड की बुद्धे भारती जी के चरणों में नमन करता हूँ। बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उनके सानिध्य में काम करने का अवसर भी मिला। आचरण अखबार में जो भारती जी थे उस समय मैं भी पत्रकारिता की पढ़ाई करके प्रशिक्षण हेतु वहाँ पर गया हुआ। JPN मिश्र जी वहाँ संपादक हुआ करते थे इसलिए, और दादा का पत्रकारिता की मूल परिभाषा है आग्रह, दुराग्रह और पूर्वाग्रह के बगैर कैसे पत्रकारिता की जाती है। वो अक्खड़ भी थे और खक्कड़ भी थे। जहां अड़ जाएंगे तो अड़ जाएंगे। पाल सुलभ थे, जरा सी बात पर नाराज हो जाना, थोड़ी जल्दी उठना, फिर मान भी जाना। उनके व्यक्तित्व को बहुत नजदीक से देखने का अवसर मुझे मिला है। अच्छी बात यह है कि आज की जो पत्रकारिता है
उस संदर्भ में खासतौर पर सागर की पत्रकारिता की हम बात करें, पत्रकारिता सभी जगह की, तो हमारे पास अब कोई नाम नहीं है जिसको हम कहें कि ये सागर की पत्रकारिता का एक सिरमौर है, इसके नाम को हम लेके आगे बढ़ने वाले हैं। हम कहीं भोपाल जाए या दिल्ली जाए तो सागर के पत्रकार का कोई नाम बता पाए। अब ये शून्यता जो है पत्रकारिता में, वो बड़ी चिंता का विषय है। उस कद का पत्रकार अब हमारे सागर में नहीं। सुखदेव मदन सिंह तोमर दादाजी थे, गुलाराम भारती जी अभी हाल ही में पिछले वर्ष गगैया जी शांत हो गए। तो ये एक पूरी पीढ़ी धीरे धीरे वो पीढ़ी का अवसान हो रहा है। और अब जो नई पीढ़ी है वह अलग तरह की पत्रकारिता है। तो सोशल मीडिया के जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूब के जर्नलिस्ट हैं, उनको अपनी जड़ों से कोई अता पता नहीं। लेकिन भारती जी ऐसे पत्रकार थे जो कहते हैं ना, आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ और नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। भारती जी को पूरे सागर की पत्रकारिता का नक्शा, किस जगह पर क्या हो रहा है, राजनीतिक परिदृश्य क्या है, सामाजिक परिदृश्य क्या है, सांस्कृतिक परिदृश्य क्या है, विश्वविद्यालय की गतिविधियों में क्या चल रहा है, हर एक चीज पर बारीक और पैनी नजर, ये पत्रकारिता का मूल चरित्र होता है। आप कहां से किस पर नजर रखे हुए हैं, सड़क चलते नजर रखना, झुंड में नजर रखना, कार्यक्रम हो रहा तो वहां नजर रखना, हर जगह सूक्ष्म अवलोकनकर्ता की भूमिका होती है पत्रकारिता। एक माइक्रो ऑब्जर्वर होता है समाज का। मतलब वो जैसे डॉक्टर हमारी नब्ज पकड़ता और बता देता है कि आपकी कौन सी अच्छा बेहद होगा, और पत्रकार समाज की नब्ज पकड़ता है, बता देता है माहौल देखकर कि सरकार क्या बनने वाली है, क्या समीकरण होने वाले हैं, कौन झूठा है, किसको मनाना है। एक चीज का बहुत बारीकी से ऑब्जर्वेशन करने की क्षमता जो है वह भारतीय जी में सिद्धहस्त कीर्ति है। सबसे अच्छी बात उनका ये जो पूरा संग्रह निकला वो आपको पढ़ना चाहिए। उसका शीर्षक था खून टपकेगा तो जम जाएगा। मतलब एक विद्रोही तेवर। हमारे यहाँ गौरव प्रसाद जोशी भी रहे, उनका था कोटेशन, जन्म जन्म के हम हैं बागी, मीठी बगावत बाग हमारे, जेलों में ही कटी जवानी, ऐसे ही कुछ बड़े सताए। वो जो पत्रकारिता में जो शून्यता है, जो रिक्तता है, उस संदर्भ में भारतीय जैसे पत्रकारों को याद करने का जो सुकर्म किया है उनके सुपुत्र ने, श्यामलम के आदरणीय उमाकांत भाई साहब ने, और आप सब जो यहाँ पर विराजे हुए लोग हैं उन सब ने, इनको जब हम याद करते हैं, जब हमारी पतवार, जब हम किसी अंधड़ में, किसी तूफान में, किसी विभीषिका में हम ऐसे ऐसे होने लगते हैं, तब एक मजबूत संबल हमारे सामने खड़ा हो जाता कि नहीं हम खड़े हुए, हम आपके पीछे खड़े हुए। तो वो ताकत देता है हमारे लिए खड़े होने की, जूझने की, संघर्ष करने की, उन विपदाओं से वापस निकलने की। तो भारती जी हमारे ऐसे पूर्वज हैं, ऐसे पुरखे हैं जो हमें हमेशा संबल देते रहेंगे, ऊर्जा देते रहेंगे और हमारे सर पर हाथ रखे रहेंगे कि नहीं, कलम न रुकनी चाहिए, न बिगनी चाहिए, न अटकनी चाहिए, न भटकनी चाहिए। क्योंकि कलम जो है न कभी अटकी है न भटकी है। और नई दुनिया इंदौर को लेकर उन्होंने जो काम किया, नई दुनिया की जो ख्याति उस समय राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाई, सागर का खासतौर पर जिन मुद्दों पर उन्होंने काम किया है, वह उनकी पत्रकारिता के सारे उजले पक्ष हैं। और हम बड़े गौरवान्वित थे कि हमारे सागर से एक ऐसा पत्रकार, इतवारी चोरी पे हमारे पिताजी के साथ रहे, अच्छी बात है, सामने लूना से आते थे, पिताजी के साथ रहे, तो वहां से कैसे निकलकर एक व्यक्ति, और कोई भी पत्रकार आप देखेंगे, गणेश शंकर विद्यार्थी का चेहरा कभी याद करेंगे, हमारे पत्रकारिता के मूढ़ जो पत्रकार हैं, और कभी आप भारती जी का चेहरा देखेंगे, वही श्याम वर्ण उनका है, वही उनका शरीर की काया है, लगभग उसी तरह की काया दोनों को आपको देखने को मिलेगी। ये सारे के सारे पत्रकार जो हैं, जिनको हम वास्तव में पत्रकारिता की परिभाषा के हिसाब से और पत्रकार की परिभाषा में उस मानक के हिसाब से फिट कर सकते हैं। आज हमारे पास वैसा कोई पत्रकार दूर तक नजर नहीं आता, मैं माफी चाहता हूँ, दूर तक नजर नहीं आता जिसको हम ठोक कर कह सके कि नहीं ये 100 टन जो सोना है 24 कैरेट का सोना है। एक 24 कैरेट का पत्रकार हमारे बीच से चला गया और उनको याद कर रहे हैं 10 वर्ष बाद भी और कई वर्ष बाद भी याद करते रहेंगे, ऐसी हमारी भावना है। और आपके इस बहुत सुंदर आयोजन के लिए मंच पर सरस्वती विराजी हुई है, हमारे मोहम्मद श्री टीकाराम त्रिपाठी जी, भैदत्त त्रिपाठी जी और तिवारी जी, आदरणीय भाई साहब, मलैया जी, सारे लोग इन सब की
और उपस्थिति कोई मायने नहीं रखती है। आपने उनको याद किया है, स्मृति दी है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सबको प्रणाम करता हुआ उनकी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का आयोजन जो बहुत अच्छा सुझाव दिया आदरणीय भाई साहब ने और संयुक्त इंजन भी दिया जाए, तो उनके व्याख्यानमाला के रूप में यदि हम शुरू कर सकें, इस व्याख्यानमाला का जो स्तर है वो इस स्तर का बना के रखें कि एक राष्ट्रीय स्तर की व्याख्यानमाला यहाँ पर हो, पत्रकारिता के मानकों को लेकर उस पर चर्चा हो, संपादक के सम्मेलन हो, तब जाके हम उनकी जो स्मृति है और अच्छे से उसको याद कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अंदर तक दिल को झकझोर देने वाली बात आशीष भाई साहब ने कही है, और मैं भी उन्होंने हो रहा हूँ। एक लाइन है भाई साहब ने भी पत्रकारिता को लेकर, जो उमाकांत भाई साहब ने भेजी थी मेरे लिए। गौर दर्शन में उन्होंने बहुत अच्छी लाइन लिखी थी, विश्वविद्यालय में जो अनियमितताएं हो रही थी, एक पत्रकार कितना खुलकर लिखता है, कितना साहस का काम है। आज पत्रकारों पर जिस तरह के कहते प्रताड़ना है, हमले हो रहे हैं, यदि आप निर्भीकता से, निष्पक्षता से, निरपेक्ष भाव से काम करेंगे तो कोई खतरा नहीं किसी तरह का कलम के लिए। ये देखिए उन्होंने लिखा है, हमें लगत है बीसी हुई है अब तो प्रेम कटारे, जितने दाऊ खलीफा हो गए फिर है मारे मारे। ये गौर दर्शन में उन्होंने 1974-75 में सागर विश्वविद्यालय में हो रही अनियमितताओं के ऊपर गौर दर्शन में टिप्पणी की थी। इतने बेबाकी से लिखने वाला, बुलंदी से, बेखौफ तरह से लिखने वाले पत्रकार अब हमारे बीच नहीं है। उन सब पत्रकारों के लिए भारती जी एक प्रेरणा पुरुष बनकर, आदर्श पुरुष बनकर खड़े हुए हैं, संबल बन के खड़े हुए हैं। मैं पुनः प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समय की जी भैया, धन्यवाद ठाकुर साहब, बहुत बहुत आपको। और भी लोग हमारे बीच में, मैं नाम से वाकिफ नहीं है, आप लोग कोई और कुछ बोलना चाहते हैं या अपनी बात रखना चाहते हैं, शब्दों से श्रद्धांजलि स्वर्गीय भारती जी को देना चाहते हैं, तो पधारे। उसके बाद हमारे विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि का उद्बोधन, अंतिम पायदान पर अपना आयोजन है। तो अब हम टीकाराम जी त्रिपाठी साहब को आमंत्रित करेंगे कि अपने इस श्रद्धांजलि सभा में अपना विचार नहीं बोल सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। बैठे सब आप बैठे मैं सर्वप्रथम अपने सीनियर पत्रकार भारती को प्रणाम करता हूँ और कुछ बातें आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। पुरानी बात है, जब अभी हमारे छोटे भाई रणजीत त्रिपाठी जी ने जैसा बताया है, पानी के ऊपर हमारा घर था और हमारे घर के पीछे भारती जी का निवास। भारती जी मुझसे भी काफ़ी बड़े थे, लेकिन जब विद्यार्थी जीवन है और पूरा हो गया और नौकरी में आ गए तो लगभग 78-80 के बीच की बात बता रहा हूँ मैं। उस समय वहीं उनके घर के पीछे कैलाश शिवाजी विकल का घर था। अभी भी उनके भाई वहाँ रहते हैं, कैलाश शिवाजी। तो कैलाश शिवाजी विकल और मैं और एक प्रभुदयाल सेठिया और एक शहर का एक पत्रकार संतोष चंचल, हम लोग 4 लोग वहाँ बैठते थे और गौरदर्शन अखबार की तैयारी करते थे। गौरदर्शन अखबार, साप्ताहिक अखबार उन दिनों भारती जी निकाल रहे थे और उसमें कहाँ किस तरह से हमें अपने शहर के, अपने बुंदेलखंड के किन पक्षों को कहाँ कहाँ उजागर करना है। बड़ा अखबार था गौरदर्शन। तो हालांकि उन दिनों साप्ताहिक अखबारों की भरमार थी। भरमार इस तरह की, जैसा कि एक साथी ने किसी ने बताया था कि उन दिनों
कुछ अखबार तो ऐसे थे जो केवल होली दीपावली पर प्रकाशित होते थे विशेषण के रूप में, लेकिन बहुत सारे अखबार थे जो नियमित थी। उन दिनों सागर में 3 अखबार दैनिक निकाले जाते थे। दैनिक आचरण जो सबसे बड़ा अखबार था, दैनिक व्यंजन पुकार और दैनिक राही, ये 3 दैनिक अखबार थे उन दिनों। दैनिक व्यंजन पुकार के संपादक भोलाराम पुरोहित हुआ करते थे और दैनिक राही के संपादक घनश्याम दास पंकज हुआ करते थे। लेकिन उन दोनों साप्ताहिक अखबार भी बहुत सारे निकलते थे। हीरा बाबा का अखबार, शनिश्री पर रहते थे हीरा बाबा, पहलवान थे, उनका अखबार उनके अखबार का नाम मैं स्मृति से चला गया ना, खुराबाद नहीं था, खुराबाद था पंडित मोहनलाल तिवारी का। पंडित मोहनलाल तिवारी जो उसके बाद चुनाव लड़े, सरकोटाफी और अपने घर से माइक लगा के लोगों को गालियाँ देते थे, कहते थे कि हम मानेंगे जब हम वोट नहीं दोगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम तुमसे ये कह रहे हैं कि हम उम्मीदवार हैं। पंडित मोहनलाल तिवारी, आप लोगों ने शायद देखा होगा, उनका एक पुत्र है जो साइकिल पर तो और भी कोई एडवर्टाइज करता है। पहले घड़ी बेचता था, घड़ी साबुन, फिर बाद में दूसरा कोई एडवर्टाइजमेंट का काम करता है। उनका लड़का, एक लड़का है उनका, पंडित मोहनलाल तिवारी का। तो ये इनका हीरा बाबा का अखबार याद आ गया, धर्म सोपान, अखबार का नाम था धर्म सोपान, हीरा बाबा का अखबार। उनकी पत्नी बाद में सिकंदर भी जो थी, एक मोहम्मद लेडी से शादी की, जो सिकंदर जी से वो एंडरमैन हो गई थी भाभी। और डॉक्टर उमाशंकर शुक्ल का अखबार निकलता था जनमन साप्ताहिक। पंडित बाला प्रसाद जोशी का अखबार जिंदगी से लगातार चलता रहा साप्ताहिक के रूप में। बहुत सारे साप्ताहिक अखबार थे। हमारे आदरणीय मदन सिंह तोमर, उनका सागर टाइम्स निकलता था जो रेगुलर निकलता था। पत्रकार इसी तरह रमेश भाई का था, वो भी रेगुलर निकलता था। लेकिन बहुत सारे अखबार ऐसे थे जो कहना चाहिए उत्सव त्योहारों के समय विज्ञापनों के कारण निकाले जाते थे और विज्ञापन मिल जाते थे, और जिनमें डॉक्टर उमाशंकर शुक्ल का अखबार जनमन था, पंडित जयनारायण दुबे का अखबार आगामी कल था। और ये अखबार साहित्य पत्रकारिता के भी केंद्र थे। और जनमन की स्मृति मेरे मस्तिष्क में है, वो ये है कि डॉक्टर उमाशंकर शुक्ल का जनमन जो छपता था, उसमें एक कविता शिव कुमार श्रीवास्तव की जरूर छपती थी, एक कविता मेरी जरूर छपती थी, और साईं बाबा क्या कह रहे हैं ये जरूर छपता था। ये 3 चीज़ें तो छपती ही थी। इसी तरह हीरा बाबा का धर्म सोपान था, उसमें एक कविता मेरी जरूर छपती थी। बहुत सारे कवियों ने कहा कविता बोले नहीं, वो कैसी भी लिखे हम उनकी कविता छापेंगे, तुम्हारी कोई कविता तो कोई कविता भी नहीं। अब हीरा बाबा से कोई लड़ने जैसे पहलवान आदमी थे, लुंगी पहनते थे, वो तो बाकायदा लुंगी पहने घूमते थे, तो उनकी लाल पीला कुर्ता और लुंगी कटन वाला है। अद्भुत लोग, अद्भुत किस्म के पत्रकार। अभी ठगी यादव का जिक्र किया, ठगी यादव भी हैं और वे चुनाव में खड़े हो गए थे। मुझे मिले, बोले आपने हमें वोट नहीं दी, बहुत नाराज हो गए। विधानसभा चुनाव में खड़े हुए थे विधायक के लिए। तो इस तरह बहुत सारे लोग इस शहर में रहे हैं। आदरणीय तोमर जी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि उनका सागर टाइम्स तो निकलता ही था, वो ब्रिज जी के संवाददाता भी थे। ब्रिज अखबार निकलता था उन दिनों, और आगे कर दिया था, वो उसके संवाददाता भी थे। तो और सागर में उन दिनों भुवन भूषण देवलिया थे, शिव कुमार श्रीवास्तव, छोटे भाई कृष्ण कुमार श्रीवास्तव थे। ये पीटीआई और यूएनआई के संवाददाता थे। तो इस तरह अभी भारती जी से हालांकि बहुत जूनियर रहे, लेकिन रामशंकर तिवारी अभी हैं, जो समय दैनिक भास्कर के संवाददाता थे। और जब ये भास्कर जो है सागर एडिशन वगैरह कुछ नहीं हुआ था, और उनका खुद का अखबार उन्होंने साप्ताहिक शुरू कर दिया सागर जलकर, अब शायद उसको दैनिक कर दिया है। हाँ, तो दीनदयाल कलकतिया जी चले गए थे। अब निश्चित रूप से आशीष भाई कह रहे थे कि ऐसा कोई व्यक्ति हमें
पत्रकारिता के स्तंभ के रूप में नहीं दिखाई देता। और वैसे भी पत्रकारिता का जो कहना चाहिए उसका जो तरीका है वही बदल गया है बहुत सारा। ये सोशल मीडिया के आने से अखबारों में बहुत सारे चैनल तो अखबारों में मोबाइल पर ही चल रहे हैं। और देश की जो पत्रकारिता है वो पत्रकारिता आज के समय में केवल अमीरों के हाथ में है। अमीर लोगों ने चैनल भी खरीद लिए हैं और अब क्या कहा जाए, वो तो एक दो जिनको कहना चाहिए कि जो निरपेक्ष थे और जिनके बारे में कहा जा सकता था कि ये ठीक समाचार जारी करेंगे, जैसे एनडीटीवी एक चैनल है, अब उसका भी 50-52% अंबानी अडानी लोगों ने खरीद लिया है। तो अब आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। एक चैनल न्यूज़ 24 है, इस चैनल को मैं देखता था, मैंने उससे कहा जो हमारे यहाँ जिससे लगी है उससे कहा नहीं था वो चैनल हम नहीं दे सकते आपको। वो भी थोड़ा सा निष्पक्ष था। तो निष्पक्षता की तो बात आप छोड़ दीजिए। अब तो ये है कि राजेश जोशी हमारे भोपाल के एक साथी हैं, बड़े लेखक हैं, जनवादी लेखक के अध्यक्ष हैं। उनकी एक कविता है, उस कविता की पंक्तियाँ हैं कि जिनकी कमीज उनकी कमीज से ज़्यादा सफ़ेद होगी, उनकी कविता है मारे जाएंगे। राजेश जोशी कविता है मारे जाएंगे। जिनकी कमीज उनकी कमीज से ज़्यादा सफ़ेद होगी, मारे जाएंगे। जो उनके साथ ध्वजा उठाकर नहीं चलेंगे, मारे जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध है इस दौर में निहत्था होना। जिनके पास हथियार नहीं होंगे, मारे जाएंगे। ये राजेश जोशी की कविता है और ये राजेश जोशी की कविता आज के दौर में बिल्कुल खरी उतरती है। हाँ, नहीं, अब आप थोड़ा सा ज़्यादा ये दौर थोड़ा सा ज़्यादा कहना चाहिए गहन संकट वाला है, क्योंकि आपको मुफ्ती बोर्ड ने कहा था कि अभिव्यक्ति के खतरे उठाने ही होंगे, लेकिन अभिव्यक्ति के खतरे कैसे उठाए जाएं? आप अपनी अभिव्यक्ति देने के लिए स्वतंत्र नहीं है। अगर नई दुनिया में एक खबर छप जाती थी तो विश्वविद्यालय का पूरा प्रशासन हिल जाता था। जब भारतीय विश्वविद्यालय की कोई खबर नई दुनिया में भेज देते थे, बहुत आप सोचें कि इतना बारीकी से अखबार मध्य प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित अखबार था नई दुनिया इंदौर, और नई दुनिया उस समय टूटा नहीं था। नई दुनिया और नई दुनिया भोपाल ये सब कपड़े नहीं हुए थे। नई दुनिया इंदौर बड़ा कहना चाहिए इतना प्रतिष्ठित अखबार था कि लोगों ने उसको पढ़ के हिंदी सीखी है। इतनी बढ़िया प्रूफ रीडिंग उसकी हो गई थी। और मैं समझता हूँ बिल्कुल छोटे से डिब्बे में भी अगर कोई खबर छपी है तो खबर का असर होता था। वो सारे ये जो आईबी के लोग होते हैं जो उसकी कटिंग करके और चिपका करके संबंधित विभाग को भेजते थे, अब नहीं भेजते। अब जरूरत ही नहीं उनको भेजने की। अब अखबार भी उस तरह की खबरें नहीं छाप रहे हैं। और अब क्या बड़ा दुर्भाग्य है, मंच से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मेरे पास भास्कर आता है, आचरण आता है, मैं केवल आचरण पढ़ता हूँ, क्योंकि आचरण में आपको पंचायती और फरई और साहिबे की खबर भी मिल जाएगी। भास्कर में आपको नहीं मिलेगी। उसके सारे एडिशन हो गए, दीना का एडिशन अलग है, साहिबा का अलग है, फरई का अलग है। आपको फरई की खबर सागर में नहीं मिलेगी। हाँ, अगर वो माननीय पूर्व मंत्री जी से संबंधित होगी तो भले मिल जाएगी, इसके अलावा नहीं मिलेगा। इसके अलावा कोई खबर नहीं मिलेगी। तो ये जो चीज़ें आजकल अखबारों का भी जो कहना चाहिए संस्करण वाला जो पक्ष है, उस पक्ष ने भी हमें बहुत सारे समाचारों को दूर कर दिया है। हम किस पर भरोसा करें, किस पर भरोसा ना करें, ये चीज़ें मतलब समझ से परे होती जा रही हैं। हम कहाँ किसको विश्वसनीय माने। कई बार तो हम जिसको विश्वसनीय मान लेते हैं वो पूरी तरह विश्वसनीय होती है। खबरें भी उनके खबरों का जो कहना चाहिए दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण भी बदल दिया जाता है। जैसे गीता प्रेस में रामचंद्र मानस कथा थी, तो उसमें
सरबराही की जगह तहसीलदारी कर दिया। ऐसे बहुत सारे परिवर्तन उन्होंने कर दिए। अब गोस्वामी तुलसीदास जी तो जिंदा है नहीं, तो उनसे पूछ रहे कि आपने क्या लिखा था। अब आप जो परोस रहे हो, वो लोग पढ़ रहे हो, उसको स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे हैं। तो क्या है, भारती जी न केवल पत्रकार थे, बहुत सारी राजनीतिक समझ रखते थे, बहुत सारी सांस्कृतिक समझ रखते थे। किस तरह के सांस्कृतिक पहलू को उजागर करना है, किस बात को आगे तक ले जाना है, ये बात वो अच्छी तरह जानते थे। और उन्होंने अपने कार्यकाल में उन तमाम राजनीतिक लोगों के पक्ष में या विपक्ष में लिखा, उन तमाम सांस्कृतिक मूल्यों की लड़ाई लड़ी जो आवश्यक थी, चाहे वो दही पत्ता की मजदूरों की लड़ाई हो, वन उपज की लड़ाई हो। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक पत्रकार को केवल पत्रकार नहीं बनाती, वह उसकी राजनीतिक और सांस्कृतिक समझ को भी रेखांकित करती है, सबके सामने रखती है। ये बहुत सारी बातें उनके जीवन के कहना चाहिए उनके जीवन से संबंधित हैं, जो मैं उनके बहुत नज़दीक लंबे समय तक रहा हूँ और उनके विषय में ये 1-2 घंटे और बोल सकता हूँ, लेकिन समय बहुत हो गया है। और अभी जो बात आई थी कि लोग संस्मरण लिखें, और मैं आप सभी से ये सर्वत्र प्रार्थना करता हूँ कि आपके पास जो भी संस्मरण हो वो आप लिख डालिए, और हम प्रयास करेंगे कि उसको एक पुस्तकाकार उसको हम प्रकाशित कराएँ। माता जी ने कहा, सुनील भाई भी इस बात की पुष्टि कर गए हैं, और उनका सहयोग भी जो अधिकतम सहयोग उनका मिलेगा। मैं समझता हूँ पर्याप्त है, आपने मुझे सुना, धन्यवाद। एक बार हम इस स्थिति को प्रदान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी साहब। देखिए, मूलधर्म विद्वानों का सानिध्य में रहे तो बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। बार पिछले आयोजन में उमाकांत भाई साहब ने बात कही थी, आज पुनः रखी सुनील भाई ने, आपने, त्रिपाठी साहब ने जो कही, उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जितना जो कुछ भी है इसको आप लोगों से संपर्क करके एक रूपरेखा बना सकता हूँ, और मैं ज़्यादा तो कुछ किसी भी विषय में विषय ज़्यादा नहीं है, परंतु मैं पहल कर सकता हूँ, आप लोगों का एक संयोजन कर सकता हूँ, कोई इस प्रकार के आयोजन हो कर सकता हूँ। और इसके बीच में एक बात बता दूं, जहाँ ये है आयोजन हो रहा है, पिछले 6-7-8 साल से यहाँ हम ये पत्रकारिता क्षेत्र से संबंधित आयोजन तो ठीक है, हमारे सामाजिक या अन्य प्रकार के आयोजन के लिए गणेश एनजीओ का चयन क्यों किया जाता है, इस संबंध में भी मैं कुछ आपको कहना चाहूँगा। ये जिनका ये हाल है, मेरी हाल है, मेरे गार्डन है, इन सब्जेक्ट का पता नहीं कि क्या रुझान है, क्या झुकाव है, या क्या वो चाहते हैं। हमें निःशुल्क ये व्यवस्था देते हैं, आप लोगों को बताया यश यादव जी जो है निःशुल्क व्यवस्था देते हैं। और हमारे बीच सक्सेना जी वार्ड नंबर 2 से पार्षद हैं, हमारे बीच हमारे का स्वागत है। सुनील भाई सक्सेना जी आए हैं। तो मैं पुनः आपको ये कहना चाहता हूँ कि यश यादव जी, आज उनको हमने यहाँ के लिए आमंत्रित किया था, हो सकता कहीं व्यस्त हो चले गए हो, ये हमको निःशुल्क व्यवस्था देते हैं। और आगे मैं ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहता हूँ, उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। हमारे सामाजिक आयोजन भी कई प्रकार के हम यहाँ करते हैं। तो जो मैं अभी आपसे कह रहा था, मैं आयोजन कर सकता हूँ, मैं मेरा कुछ नहीं है,
कुछ संयोग है ऐसा। अभी जैसे मैं सुनील और मैं उनके पास वहाँ गया, पता लगा कि वो है यहीं पर बैठे, उनसे बात की। मैंने कहा भाई साहब आज थोड़ी धूप सी है, गर्मी सी कुछ, और हमारे आचार्य जी आ रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप में, आप लोगों का बताया। तो हमने कहा ये बाहर वाले स्थान की बजाय हम इसे हाल में करना चाहते थे। 1.5 घंटे पहले यहाँ आ गया था, आप लोगों को बता दूँ। तो उनसे यहाँ का सुझाव रखा बोले, और उसके लिए मैंने कहा कि भाई साहब मैं ऐसा नहीं वहाँ का अपना कुछ आपको सहयोग भी दे दूँगा। फिर बोले अरे ये बात आप हमसे मत किया करो, पिछले 8 सालों से हम यहाँ आयोजन कर रहे हैं। तो यह बात थी एक अपने आप में अद्भुत भी है। मेरा मनोमन बोला, आप लोगों ने जो बात रखी, आशीष भाई ने कही, अभी बात आपने कही, तो क्यों ये सब हम यहाँ अपना मतलब अपनी लंबी लंबी चीजें हाथ रहे हैं। तो ये इसके लिए भी मैं इसके पीछे हमारा राज क्या है या कहाँ से हमें सहयोग सपोर्ट मिल रहा है। तो भाई साहब जो ये चर्चा हुई है इसको आप लोगों के संपर्क में रहें और इसके लिए हम एक रूपरेखा तैयार करेंगे। और आज का अखबार आचरण जो है आप लोग प्राप्त कर लें, और आचरण में शरद जी ने तो बढ़िया आर्टिकल जो है भारतीय जी पर केंद्रित लिखा है, उसको आप प्राप्त कर लें और जरूर पढ़िए। जो मैडम ने आर्टिकल लिखा है करीब 8 से लेकर 10 अखबारों में छपा है। बाहर के हमारे मित्रगण है, सिंधिका अखबार है, 2 भोपाल के अखबार है, उनकी PDF भी नहीं हो गया भोपाल नया दौर में है इनके अपने उसमें बुदेली खबर उसमें है। आचरण में तो 60 करके छोटा गया है, 2 बार उसको मैडम को हमने कहा इसको छोटा कर दीजिए। सलमानी बैठे हैं वहाँ से उनका एक संडे का जो आज एक छपता है, तो वो सारी चीजें बाकी 8-10 अखबार में अब उसकी PDF के सभी मिलेगी। तो अब इसके बाद में आखिर में और हमारे मुखर्जी जी हमारे बीच में बहुत हमें हर प्रकार से इनका सहयोग है। आप दिखती है जब भी जो हमको जो बनता है उसका संपादन हम कर रहे हैं, और भी उनके या कहें तो आपकी दुनिया से साहित्यकारों साहित्य जगत से और लेखकों का मतलब आप लोगों से हम प्रभावित हैं, जुड़ रहे हैं। जहाँ से भी जो कुछ हमें मिलता है हम भी अपने अखबार में बैठ के डाल देते हैं। अखबार हमारा अभी तब नहीं हो पा रहा है, हमने अब सागर जिले के लिए एक वीडियो बना दिया है जो सागर में है, और अभी अब अगले हफ्ते से आप लोगों को हमारा काफी मिलने लगेगी, ऐसा हमारा प्रयास है। तो अब हम मैडम को सादर आमंत्रित करते हैं कि आज के आयोजन की मुख्य अतिथि अपना बहुत धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम तो नमन करती हूँ श्री भारती जी को। यद्यपि भारती जी आयु में मुझसे बहुत बड़े थे, लेकिन पहली भेंट से ही एक अग्रज की भांति उन्होंने स्नेह किया, एक बड़े भाई की तरह स्नेह किया, और जीवन पर्यंत एक बड़े भाई की तरह उनका वरद हस्त मेरे और मेरे परिवार पर रहा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी भाई कांशीराम जी को, जिन्होंने विशेष आग्रह करके मुझसे वो लेख लिखवा लिया है। ये जो शायद पता नहीं मैं लिखती या नहीं बोलूँ, ये उनका विशेष आग्रह था। फिर उनका मैसेज आया व्हाट्सएप पे जो मैंने विलम्ब से देख पाया, आचरण के लिए लंबा हो रहा है, लेकिन छोटा कर दीजिए। मैंने जरा देर से भेजा, तो मैं पवन शर्मा जी का भी धन्यवाद देती हूँ कि देर से पहुँचने के बाद भी उन्होंने उसको प्रकाशित किया। अब कैसे गुंजाइश निकाली होगी वो बेहतर जानते हैं। मंचन सिंह परमादेवी, हमारे वरिष्ठ साहित्यकार जनाब त्रिपाठी जी, भाई पवन शर्मा जी, आप सभी जानते हैं।
मेरे सम्मुख आप सभी विद्वजन, जिसमें श्यामला अध्यक्ष, उमाकांत मिश्र जी, पाठक मंच के अध्यक्ष आदित्य तिवारी जी और सभी अपने लोग भी हैं, परिजन भी हैं सभी, बड़े भी पीछे बैठे हुए हैं। मुझे तिवारी जी हैं, बड़े खामोशी से चुपचाप बैठे हुए पीछे। आज जो मैंने लेख लिखा है उसमें मैंने एक बात लिखी है, अपना एक संस्मरण साझा किया कहना चाहिए, और फिर उसके बाद उसमें भोलाराम भारती जी के व्यक्तित्व के बारे में, कृतित्व के बारे में चर्चा की है। वो संस्मरण कुछ इस प्रकार का है, बहुत संक्षेप में बात करूंगी कि टीवी का जो कि वर्षा सिंह जी बड़ी अच्छी पत्रकार थी और उनका तीसरा गजल संग्रह आया था हम वहाँ पर हैं, उसको प्रकाशित उसका लोकार्पण करवाना था, जगह नहीं मिल रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पर आए। और ये बात मैंने उस पर देखे कि उस समय आदरणीय उमाकांत मिश्र जी या श्यामलम संस्था सागर में नहीं थी। उमाकांत जी शायद कहीं नौकरी के सिलसिले में थे व्यस्त, और श्यामलम संस्था भी नहीं थी, इसलिए वो दिक्कत आ रही थी कि कहाँ और कैसे लोकार्पण हो, जो आज की तारीख में नहीं सोचना पड़ता है हमें। हम तो सिर्फ श्यामलम संस्था को बोलते हैं और उसके बाद निश्चिंत हो जाते हैं, सारी जिम्मेदारी को वहन करते हैं। तो ये निश्चिंतता जो उस समय नहीं मिल पा रही थी, आदरणीय भोलाराम भारती जी ने बहन की, और उन्होंने कहा कि मेरा घर अभी नया नया बना है, उसमें हॉल है, वहाँ से आप लोग आयोजन कर लीजिए। बहुत सादगी भरा आयोजन था, दरी बिछाई गई थी, सभी जो अतिथिगण थे उस दरी पर आकर बैठे। पद्मश्री लक्ष्मी नारायण दुबे जी, डॉक्टर एन.पी. शर्मा जी, आर.डी. मिश्र जी, प्रोफेसर सुरेश आचार्य जी, ये सभी लोग, भाई सुनील जैन जी आए थे, निधि जैन आई थी, उनकी छोटी नन्ही बच्ची भी आई थी, उस समय मतलब बहुत छोटी थी, अब तो उनकी बेटी की भी बेटी हो गई है, तो वो सभी लोग आए हुए थे। ये जो एक प्रभाव था भोलाराम भारती जी का, उसके कारण सब वहाँ उपस्थित हुए, दरी पर बैठे, पूरी चर्चाएं हुई 1-2 घंटे तक। मैं तो यही मानती हूँ कि ये भाई भोलाराम भारती जी का प्रभाव था, और क्यों ना होता, वो एक निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकार थे। अभी निर्भीकता की बात हो रही थी कि पत्रकारिता जगत से निर्भीकता खत्म होती जा रही है, वो माहौल नहीं रह गया है। हमारे आशीष भाई हमेशा इस बात की चर्चा करते हैं, चिंता व्यक्त करते हैं, उनकी चिंता वाजिब है। अब इस समय आशीष भाई हम उपस्थित नहीं है, नहीं तो मैं यही कहती कि असली जुझारू पत्रकार तो स्वयं बनते, लेकिन शिक्षण लेने के लिए पत्रकार तैयार करने में जुट गए हैं। नहीं तो एक अच्छा जुझारू पर उनके भीतर है, और वो एक प्रखर पत्रकार के रूप में सामने आते, सागर का नाम रोशन करते। लेकिन ठीक है, उनके स्टूडेंट्स हैं, वो बाहर जा रहे हैं, सागर का नाम लेकर सागर की पहचान बना रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अभी बात आई थी कि सागर दर्शन के नाम से अखबार शुरू करने की किया था उन्होंने। जब मैंने एक बार पूछा था उनसे, मेरी चर्चा हुई कि हम लोग बहुत सारी बहसें भी किया करते थे, और इस तरह से बहस करते थे कि उसको लोग में ध्यान नहीं रहते, कितने बड़े कितनी छोड़ोगी, बड़ी खुलिया कहो की बहस हो रही थी। तो मैंने एक बार उनसे पूछा कि आपको सागर दर्शन नाम सुने था, ये गौर दर्शन नाम की बनती है। तो बोले इसलिए मैंने रखा क्योंकि मैं गौर साहब के विचारों के अनुरूप जीना चाहता हूँ, उनके विचारों के अनुरूप चलना चाहता हूँ। अगर गौर दर्शन, अगर गौर बाबा जो थे वो चाहते तो लंदन में बस जाते, कहीं भी विदेश में बस जाते, उनको क्या दिक्कत थी? इतने पढ़े लिखे थे, विदेश में पढ़ाई करके आए थे, लेकिन उन्होंने सागर चुना, यहाँ विश्वविद्यालय खुलवाया, स्वयं भी यहाँ रहे और साथ में यहाँ के लिए उन्होंने इतना बड़ा काम किया। मेरी उतनी हैसियत नहीं है, लेकिन मैं भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ अपने क्षमता अनुसार, और इस बात को हमेशा याद रखने के लिए और याद दिलाने के लिए मैंने इस अखबार का नाम गौर दर्शन रखा। ये बात उन्होंने खुद मुझे बताई थी। आज एक
व्यक्ति की यहाँ उपस्थिति मुझे बहुत जबरदस्त तरीके से खटक रही है। आदरणीय भाभी जी भी यहाँ उपस्थित हुई तो बड़ा अच्छा लगता, लेकिन जैसे कि सुनील ने बताया कि वे अस्वस्थ हैं और यहाँ तक आना उनका संभव नहीं है। बहुत ही स्नेह महिला। जब मैं पहली बार उनके घर पर इतवारी डोरी पर मिली और हम लोगों का परिचय तो लगभग 80 के आसपास हुआ था, जब गौर दर्शन प्रकाशित वो करने लगे थे और एक बार उनका एक पोस्ट कार्ड आया हम लोगों के पास और शायद दिवाली विशेषांक या ऐसे किसी विशेषांक के लिए रचना उन्होंने मंगवाई थी। हम लोग प्रकाशित होते रहते थे ज़्यादातर जबलपुर के अखबारों में। पन्ना में क्योंकि मैं थी उस समय पन्ना में जबलपुर के ही अखबार ज़्यादा आते थे, वहाँ के संस्करण ज़्यादा आते थे। तो इनका जब पत्र आया तो बड़ा अच्छा लगा कि सागर से किसी ने रचना मंगवाई थी। गौर दर्शन में रचना प्रकाशित हुई। इसी दौरान इसी सिलसिले में उनसे परिचय भी हुआ। फिर कुछ समय बाद सागर आना हुआ माँ के साथ। तब इनके घर पर इतवारी डोरी पर हम लोग गए, वहाँ मुलाकात की, भाभी से मुलाकात हुई। और उस दौर में जो साप्ताहिक पत्रों की बात हो रही है, आदरणीय राजा मदन सिंह तोमर जी, उनसे भी भेंट उसी दौर में हुई। उनके अखबार से भी परिचय हुआ। एक और अखबार जिसका जिक्र बार बार यहाँ छूट रहा है और स्वाभाविक भी है, वो था उस अखबार का नाम जन पौरुष। उसके संपादक थे सुकृष्ण देवगुप्त जी और हम लोग मजाक करते थे, हाँ जन प्रयोग, और हम लोग मजाक करते थे कि जब कहा जाता है कि तलवार और या बंदूक या कलम एक साथ जरूरी नहीं होती, यहाँ तो बंदूक और कलम एक साथ चलती रहती है। बंदूक की दुकान है उनकी और वो बंदूक बेचते थे और वहीं पे उनका दफ्तर था, वही मतलब दुकान उनका ऑफिस थी। तो हम लोग यही मजाक भी करते थे। कई बार बोलना भारती जी भी वहाँ पे बैठ जाते थे, मैं भी पहुँचती थी और फिर बड़े भाई सुकृष्ण देव जी से हम लोगों की काफ़ी चर्चाएँ होती थी। वे भी ओशो के परम भक्त रह चुके हैं, तो उस मुद्दे को लेके भी कभी हम लोगों की बहुत बहस हो जाती थी और अफसोस के तरह बहुत ज़्यादा बहस होती थी। वो इसका कोई मतलब नहीं था कि उसमें बड़ा उत्साह आता था। मुझे लगता है कि भाई भोलाराम भारती जैसी निर्भीकता हो सकती है बशर्ते आज जो पत्रकार हैं उनके अंदर वो भावनाएं जागृत की जाए और इस भावना जागृत करने का काम उनकी पुस्तक कर सकती है। खून टपकेगा तो जम जाएगा जो ये पुस्तक है, ये उनके लेखों का संग्रह है जिसको भाई सुनील जैन जी ने अपने अप्रत्यक्ष सहयोग से, मतलब उन्होंने अपना नाम तो नहीं दिया लेकिन आर्थिक सहयोग उन्हीं का था, उन्होंने प्रकाशित करवाया। तो एक बड़ा और अच्छा काम वो कर चुके हैं। वो सारे लेख युवा पत्रकारों का दिशा निर्देश कर सकते हैं यदि युवा पत्रकार उन लेखों को पढ़ें। उनमें जो ताप है, उनमें जो ऊर्जा है, उनमें जो जोश है, जो निर्भीकता है उन लेखों में, उसको पढ़ना, जानना, समझना आज के पत्रकारों के लिए बहुत जरूरी है। मैं भी सिर्फ साहित्यकार नहीं हूँ, किसी समय मैंने भी पत्रकारिता की है, जनसत्ता के लिए रिपोर्टिंग की है। हालांकि अब ऐसा लगता है जैसे बहुत पुरानी बातें हो गई हैं और हो भी गई है। रविवार के लिए तो एक साप्ताहिक कलकत्ता से निकलता था, उसमें मैंने रिपोर्टिंग की। नवीन दुनिया, ज्ञान प्रभा जो जबलपुर से प्रकाशित होते थे, उन्हें लगातार संवाददाता मैंने जमीनी पत्रकारिता की है, तो मैं उन वेन्यूज को जानती हूँ। वो जो दौर था, मैंने भी बहुत तीखी तीखी बातें लिखी, यहाँ तक कि दमोह की जो सीमेंट फैक्ट्री थी उसके अगेंस्ट में भी प्रदूषण को लेकर मैंने एक लेख लिखा था जो जनसत्ता में प्रकाशित हुआ था और जिसके कारण काफ़ी गहमागहमी हुई। तो ये जो सारी स्थितियाँ थी, जो सारा प्रदूषण था, जिसकी अभी चर्चा इन्होंने की, सीताराम त्रिपाठी जी ने भी, कि अब पूंजीपतियों का प्रभाव बढ़ गया है। आज तक तो दिखते देखा है हमने आज तक, ये हमारे समय की घटना है। जो टीवी चैनल है, न्यूज चैनल आज तक किस तरह से बिका है, किस तरह से वहाँ मूल्य टूटे हैं। तो अब जो है अर्थ जगत
पत्रकारिता जगत पर प्रभावी होता जा रहा है और इस प्रभाव को तोड़ने वाले बहुत निराश नहीं होना चाहिए, निकलेंगे, किसी नई खेप से निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि शून्यता रहे। और निश्चित रूप से अगर हमारे जो अग्रज रहे हैं, पूर्वज रहे हैं, भोलाराम भाटी जी जैसे, उनके विचारों को आत्मसात करके हम सभी चलेंगे तो हम भी अपने युवा पत्रकारों को इस बात के लिए बार बार चेता सकेंगे, उनको जागृत कर सकेंगे कि कुछ अच्छा लिखो, कुछ सही लिखो, कुछ ऐसा लिखो जिससे परिवर्तन हो सके। मैं अधिक तरह नहीं लूँगी, अभी और भाई को भी आपको सुनना है। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहती हूँ कान्हा को, और इस विचार को भी मैं स्वागत करती हूँ जो अभी बात हुई कि जो हर वर्ष इस तरह का आयोजन जैसे चल रहा है सतत रूप से चलता रहे, और साथ में इसमें व्याख्यान माला की कड़ी अगर जुड़ जाती है तो ये और भी अच्छा होगा, क्योंकि इस कार्यक्रम को और आदरणीय भोलाराम भाटी जी के विचारों को विस्तार मिलेगा। हम गहनता से इस पर चिंतन कर सकेंगे, और अगर इसमें बाहर के लोग भी जुड़ेंगे तो इन विचारों का और भी बाहर तक फैलाव होगा। तो मैं इस विचार का स्वागत करती हूँ। मैं पुनः भाटी जी के स्मृति को नमन करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। अब हमारी जैन प्रेस क्लब मकरोनिया के अध्यक्ष और आज के आयोजन के अध्यक्ष बहुत सामान्य से ये अपना व्यक्ति उद्बोधन सबको समर्पित। सर्वप्रथम हम के मार्गदर्शक स्वर्गीय दादा भोलाराम भाटी जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मंजा सिंह, जहन शरद सिंह जी, चौबे जी, सम्मानीय सीताराम जी त्रिपाठी जी, महेंद्र त्रिपाठी जी, हमारे जैन प्रेस क्लब के संयोजक माननीय काशीराम जी, उमाकांत गौतम जी, हमारी छोटी बहन सागर जी, एकमात्र महिला पत्रकार वंदना तोमर जी, भाई पत्रकार साथी राकेश गौतम जी, कार्तिक बिंद्रे जी, वार्ड नंबर 2 के बहुत ही जागरूक पार्षद विवेक सक्सेना जी, सुरेंद्र सैन जी, सुनील भारती जी, और मैं जिनका नाम नहीं जानता क्षमा चाहता हूँ। आदरणीय भोलाराम भाटी